हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कायल वर्स। एंड कल हमने फंक्शंस किए थे, तो आज हमें फंक्शंस के आर्गुमेंट्स पे काम करना है। तो मैं आज फंक्शंस के आर्गुमेंट पढ़ा देता हूँ। और इसमें हाँ, ये कल का कोड है जैसा कि हमने देखा था। तो मैं इसमें आपको और ऐड करवा देता हूँ। ये लेक्चर 5 के लिए था, लेक्चर 6 के लिए था, सॉरी। और इसी में हम अपडेट करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको रिटर्न टाइप भी बता दिया था कि फंक्शन में ये जो होता है ये रिटर्न टाइप होता है। जिस टाइप का हमें रिटर्न चाहिए फंक्शन से उस टाइप को हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, कल तो हमने नंबर ऑफ स्क्वायर्स किया था। अब अगर हमें मल्टीपल आर्गुमेंट्स इसमें अगर देते हो, जैसे कि मुझे समेशन करना है, सम ऑफ टू नंबर्स। ये तो हो गया मेरा नंबर 1। एंड इसी के साथ मैं एक और नंबर दूंगा, नंबर 2। ऐसे आप मल्टीपल आर्गुमेंट दे सकते हैं जिस जिस टाइप का आपको देना है नंबर, या फिर आपको स्ट्रिंग देना हो, स्ट्रिंग दे दीजिएगा, स्ट्रिंग नेम। आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे भी आपको मन करे, जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट हो। ठीक, नंबर 1 प्लस नंबर 2। ये क्या रिटर्न करेगा मुझे? इंटीजर में फैक्टर कर देते हैं, सम। तो ये क्या रिटर्न करे? पहले तो ये नंबर 1 और नंबर 2 का आर्गुमेंट्स में लेगा और उसको सम करेगा, एंड सम करके ही रिटर्न कर देगा। तो ये मुझे दो नंबर का सम रिटर्न कर रहा है। तो वैसे ही अगर मैं इसमें कल जैसा हमने किया था इस चीज़ को, अब देखिए ये ना रिक्वायर्ड होते हैं। जितने मैंने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स दिए ना, उतने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे। जैसे मैंने 3 दिया तो यहाँ पे 7 भी देना पड़ेगा। नंबर 1 के लिए 3 कॉरस्पॉन्डिंगली, और नंबर 2 के लिए नंबर 7। ठीक है। तो ये मुझे रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा। रिटर्न करते करते आंसर में स्टोर कर लेंगे हम, और स्टोर करते हम इसको प्रिंट करा देंगे, ठीक है। इसमें लिखेंगे प्लस द सम ऑफ टू नंबर्स इज, ठीक है। ओके, अब इसमें हाँ ये 10 प्रिंट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो हमारा नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स और ये होते हैं, ये कंपल्सरीली देने होते हैं इस फॉर्मेट में अगर हम देते हैं तो। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स आते हैं, उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, या फिर हम बना सकते हैं। कुछ आर्गुमेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं, जो हमें देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और फंक्शंस में जैसे हो जाता है। और या फिर कभी कभार हमें उस चीज़ की देने की भी ज़रूरत पड़ती है, बट हमें बाद में कभी यूज़ आता हो, या फिर ऐसा कुछ टाइप का। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे आर्गुमेंट्स और आर्गुमेंट टाइप होते हैं। एक तो होता है आपका नेम्ड पैरामीटर्स। तो नेम्ड पैरामीटर से आपको ये करना पड़ेगा कि इसमें कर्ली ब्रेसेस डालने पड़ेंगे। जितने भी पैरामीटर्स को आपको नेम्ड और या ऑप्शनल करना है। ऑप्शनल मतलब कि आपको उसमें वो करना है, मतलब कि आपको उसमें नेम्ड, जब भी आप पैरामीटर पास करो तो उसका आपको सीक्वेंस मेंटेन नहीं करना। अगर आपको करली ब्रेसेस नहीं लगाते ना आपको पहले, जैसे 3 और 7 दिया, तो ये नंबर 1 पे 3 को लेगा, नंबर 2 पे 7 को लेगा, ठीक है। अब हमें ये क्या करना होता है कि हमें सीक्वेंस नहीं पता। अब हो सकता है कि हमने कुछ पैकेज बना दिए और पैकेज के उसमें फंक्शंस में हमें आर्गुमेंट्स पास करने हैं, बट होता है यूजर को पास हो सकता है कि उसको आर्गुमेंट्स ना मिल रहे हो, कि उसको आर्गुमेंट्स क्या पास करने हैं। तो हमें हमेशा उस वे में नेम्ड पैरामीटर्स बहुत काम के होते हैं जो हमें देने होते हैं। बट नेम्ड पैरामीटर जैसा होता है कि ये वाला ऑप्शनल भी होता है और रिक्वायर्ड भी होता है। इसमें दो टाइप के आ जाते हैं। तो अगर हमें इसको ऑप्शनल बनाना है कि नंबर 1 को अगर नहीं दोगे तो फिर आपको क्या आएगा? नल आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मार्क वही चेक करने के लिए होता है कि अगर अब मैं 3 को पास नहीं करता हूँ, तो मतलब नंबर 1 में कोई नंबर नहीं पास करता हूँ, तो नंबर 1 को एज ए नल ले लेगा, ठीक है। वही सेम चीज नंबर 2 में भी, अगर इस नंबर 2 को मैं नहीं पास करता हूँ नेम्ड आर्गुमेंट में, तो मैं इसको नल ले लूंगा। ये होता है ऑप्शनल। अगर मैं नंबर 1 को पास करूं या ना करूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे रेड लाइन आ गया ना, ये कंपाइलेशन एरर आ गया। अब कंपाइलेशन एरर को करने के लिए मैं यहाँ पर नंबर 1 पे कॉलन 3 दे दूंगा, तो मेरा पहला नंबर जो होगा वो नंबर 3 रह जाएगा, ठीक है। अब ये ऑप्शनल पैरामीटर है, इसमें मैं नंबर 1 को दे रहा हूँ तो नंबर 2 को नहीं प्रोवाइड कर रहा मैं यहाँ पे, और नहीं कर रहा हूँ नंबर 2 को एज ए नल ले रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको प्रिंट भी करा दिखा दूंगा उसमें, नंबर 2। और नंबर 1 मैंने पास, नंबर 2 पे ये वो दिखा रहा है, क्योंकि नंबर 2 को मैंने पास नहीं किया इसमें। अभी हम इसको रहने देते हैं, इसमें नंबर 1 को रिटर्न करवाते हैं। ओके, क्या बोल रही है नंबर 1?
नलेबल। ओके ओके ओके, मैंने यहाँ पर रिटर्न टाइप में भी इंट दिया है ना, और ये मैंने क्या लिया है, नलेबल इंट जो है ये मैंने इनपुट कराया है और मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ नलेबल, तो ये भी नलेबल होना चाहिए। और यहाँ पर ये स्टोर जिस पे कर रहा है ये इंटीजर है पूरा पूरा, बट ये भी नलेबल होना चाहिए। ओके, अब हम रन कर सकते हैं। देखिए, जो आ रहा है आपका नंबर 2 वो नल आ रहा है, ठीक है। बट मैंने नंबर 1 तो पास किया ही था ना, तो नंबर 1 को ये फिर दोबारा रिटर्न करके इस डेटा टाइप में रिटर्न करा, और ये यहाँ पे मैंने स्टोर करवा लिया, और जिसको मैंने प्रिंट भी करा लिया। तो ये यहाँ पर 3 को तो दे रहा है हमें, है ना। लेकिन अगर मैं कहीं 2 दे देता हूँ, गलती से अगर मैं 2 रिटर्न कर देता हूँ, तो इस वजह से मेरे को हर जगह नल नल आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस नंबर को भी, नंबर 2 को भी पास करता हूँ एज अ 7, तो हमारे पास 7 आ गया। तो ये कुल मिला के बात यही है कि आपके जो ये पैरामीटर्स होते हैं ये ऑप्शनल और रिक्वायर्ड दो टाइप के होते हैं। अभी तो हमने ऑप्शनल किया कि ऑप्शनल में अगर मैं नहीं देता हूँ तो ये मुझे नल दे देगा, ठीक है। और हम इस चीज़ को रिजॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हम इसको कर देंगे क्वेश्चन मार्क, हटा देंगे, ठीक है। ये इंटीजर ही लेगा, ठीक है। और अगर ये हमें नहीं मिलता है तो हम इसको ऑप्शन में, अगर ये हमें नल मिलता है तो हम इसको ऑप्शन में इसको दे देंगे 10, ठीक है। ये डबल क्वेश्चन मार्क यही हमें शो करता है कि अगर ये पहला वाला आर्गुमेंट हमारा नल दे रहा है तो हम सेकंड आर्गुमेंट को यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये वाला आपका सॉलिड हमेशा रिटर्न होना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो आपका कंपाइलेशन एरर आता है, क्योंकि ये तो आपको नलेबल ही रिटर्न कर रहा है कि हो सकता है कि इसका आंसर नल हो सकता है, नॉट गारंटीड, और हो सकता है इसको नल हो, और उसके बाद ये सॉलिड वाले डेटा उस पे आता है, डेटा पे आता है कि ये वाला हमेशा आपका सॉलिड होना चाहिए। आप अगर यहाँ पे फंक्शंस भी लगा रहे हो ना, तो आपका फंक्शंस हमेशा ऐसा सॉलिड नंबर पास करना, रिटर्न करना चाहिए जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ना हो, ऐसा टाइप्स, ठीक है। तो ये फिर सॉलिड वाला आंसर में ले लेगा, जैसे कि मैं पूरा इंट है जो नॉट ना लेवल है, तो इसको आंसर मिल जाएगा 7 मिल रहा है, ठीक है। 7 मैंने पास कर दिया था, इसलिए अगर मैं इसका आर्गुमेंट हटा दूँ, अच्छा ओके, मुझे मिल रहा है नल। मुझे यहाँ पे नंबर 2 में नल आ रहा था, ठीक है। नंबर 2 में जो प्रिंट हुआ वो ये नल प्रिंट हुआ है, नल आ रहा था, इस वजह से इसने 10 को पिक करके आंसर में डाल दिया, तो हमारे पास आंसर ये आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि ये नलेबल हम ना बना के, हो सकता है कि हमें ऐसा डिफ़ॉल्ट नंबर देना पड़े, जैसे कि मैं इसको नलेबल नहीं बनाना चाहता, बट अगर यूज़र पास नहीं करता है तो मैं एक कोई सा भी नंबर ले लूँगा, है ना? तो वो डिफ़ॉल्ट नंबर जो है वो यहाँ पर मैं इक्वल टू करके असाइन कर दूँगा। इसमें क्या होगा, अगर यूज़र नंबर 3 दे रहा है तो इसको 3 मिल जाएगा, अदरवाइज़ इसकी वैल्यू 8 रहेगी। ये चल क्यों नहीं रहा? हाँ, चल रहा है। ये आप देख लेना, ये वाला डार्ट पैड की थोड़ी-सी कमी थी। हाँ, हो गया ठीक, रिज़ॉल्व हो गया। अब देखिए, जैसे कि मैंने 3 दिया, तो इसने यहाँ पर इसको रिटर्न कर 3 प्रिंट करवा देते हैं। चलो नंबर 1 से खेलते हैं अभी। 3 दिया, 3 प्रिंट किया, 3 रिटर्न किया, है ना? मैंने 3 पास किया, 3 प्रिंट किया इसने, 3 रिटर्न किया, और ये 3 यहाँ पे स्टोर हो गया, और इसी को इसने प्रिंट करा दिया, ठीक है? 3 मैंने दिया था, इस वज़ह से इसने वो किया। अब मैं 2 तो पास कर ही नहीं रहा हूँ, मैं 2 को चेक कर लेता हूँ कि अगर मैं 2 को नहीं पास कर रहा हूँ यहाँ पे फंक्शन में, तो इस 2 को ही नल को अगर रिटर्न करता है और ये 10 देता है, देखते हैं, सॉरी नंबर 1, हाँ सॉरी नंबर 1 8 जो था, अगर मैं इसको पास ही नहीं करता हूँ, मैं कुछ भी पास नहीं करता हूँ, अब क्या आता है, अब हमारे पास आंसर 8 आ जाता है। तो ये जो है ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जो इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देता है। अगर नंबर 1 नल आएगा तो उसकी वैल्यू 8 दे देगा, ठीक है। एक चीज़ और ट्राई कर लेते हैं, अगर नंबर 1 है, अगर मैं इसको डायरेक्ट ही नल पास करूँ तो आप एक बार सोच लेना, नल हमारा पास नहीं हो सकता। बेशक हमने इसको हमने नलेबल ही नहीं बनाया, तो नल कैसे पास होगा, है ना? लेकिन हम नंबर 2 को नल पास कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास नल हम उसमें स्टोर कर सकते हैं, ये इसकी कैपेबिलिटी बताता है, ठीक है? हुँ, तो ये हो गए हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाले, ठीक है? अब अब हमारे पास ये आता है कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट भी नहीं है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी नहीं है, और हमें इसको जो डेटा टाइप है इसको रिक्वायर्ड ही रखना है, बट ऑप्शनल के साथ, नेम्ड पैरामीटर के साथ हमें इसको
रिक्वायर्ड रखना है कि ये देना ही पड़ेगा आपको विद नेम्ड पैरामीटर। आपको सीक्वेंस मेंटेन नहीं करना, आपको हमेशा नाम के साथ देना है, और आपको देना भी पड़ेगा, इसके बिना मैं आगे नहीं प्रोसीड कर सकता। तो मैं इस चीज़ के लिए क्या करूँगा कि इंट से पहले मैं लिख दूंगा रिक्वायर्ड। एक रिक्वायर्ड कीवर्ड होता है। रिक्वायर्ड कीवर्ड कंपाइलेशन एरर भी हटा दिया इसने। रिक्वायर्ड कीवर्ड ये बताता है कि ये नंबर तो मुझे आर्गुमेंट में पास करना ही पड़ेगा, वरना ये कंपाइल नहीं करेगा। जैसे मैंने रिक्वायर्ड यहाँ पे नंबर 2 में भी ऐड कर दिया, तो इसमें एरर आ गया। एरर में क्या कह रहा है, द नेम पैरामीटर इज रिक्वायर्ड बट देयर इज नो कॉरस्पॉन्डिंग आर्गुमेंट। ये रिक्वायर्ड तो है बट इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई आर्गुमेंट नहीं है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर आर्गुमेंट दे देना पड़ेगा 7। 7 भी ना दे, चलो 8 दे देते हैं, क्योंकि हमने तो आंसर में मेंटेन कर रखा है। अब ये रन करेगा, वही 3 का 3 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये होता है कि आपको यहाँ पर एक फ्लेक्सिबिलिटी इस चीज़ की मिल जाती है कि आपका जो नेम्ड पैरामीटर होता है, ये नेम्ड पैरामीटर को डिक्लेयर करता है करली ब्रेसेस। एंड उस पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आर्गुमेंट्स को हम ऑप्शनल कर दें या फिर उस पर रिक्वायर्ड कर दें। जो जो रिक्वायर्ड हैं, जिसके बिना हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, उनको हम रिक्वायर्ड कीवर्ड से बता देंगे कि ये रिक्वायर्ड है। और बाकी हम अगर नलेबल बनाना है तो आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, और बाकी रहा एक और बात कि आपका रिक्वायर्ड के साथ ये वाला आपका नहीं चलेगा शायद यहाँ पर। ओके ओके ओके, हाँ ये ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। रिक्वायर्ड और इंटीजर नलेबल अगर आप बनाओगे तो ये ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि नल पे ऑपरेशन करना आपको बाद में जब आप इसमें फ्लटर सीखोगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी, क्योंकि नल जब ऑपरेट करता है तो पूरा एप्लीकेशन ही क्रैश करता है। तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मोस्टली टाइम ऐसा होता है, और आप ऐसे बाद में देखेंगे भी जब एक्सेप्शन हैंडलिंग और वो देखेंगे हम तो। ओके, तो ये आपका हो गया नेम्ड पैरामीटर। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम इतना भी नहीं देना चाहते, है ना, और अगर इसको हम ऐसे रखें नंबर टू द null because of its type the implicit default value is null। ओके, हम्म, ठीक है। तो एक और चीज हो गया हमारे पास, रिटर्न नंबर 1। ठीक, मैं आपको एक और चीज़ सिखा देता हूँ कि ये जो है हमारा बहुत कम यूज़ होगा वैसे तो, बट आप ये भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपका नंबर 1 है, ये आपका रिक्वायर्ड है, तो अब और अब सीक्वेंस में भी है, तो एक आपने ये दे दिया 3। ठीक है, और सेकंड आर्गुमेंट जो है ये आपका ऑप्शनल है, मतलब आप इसको दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। और इसमें सीक्वेंस मेंटेन करना तो ज़रूरी है। अगर आपको नंबर 1 है, उसके बाद यहाँ पर आता है आपका इंटीजर नंबर 3, तो आप देखिए इसमें 3 आर्गुमेंट्स हमें दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें 1 एक ही रिक्वायर्ड है। अगर मैं इसको 8 को भी ना दूँ ना, तो भी एरर नहीं देगा, तो भी एरर नहीं देगा। लेकिन अगर मैं इसके साथ 8 को भी पास करूँ ना, तो भी एरर नहीं देगा। उसके साथ अगर मैं इसमें 9 भी पास करूँ ना, तो भी एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये आपके जो हैं ये ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं। आप जब भी इसमें फंक्शन बनाओगे ना, तो इसका आपका पहला वाला आपका रिक्वायर्ड है, दूसरा वाला रिक्वायर्ड हो सकता है, आपका तीसरा रिक्वायर्ड हो सकता है, लेकिन चौथा वाला आपका हो सकता है कि ऑप्शनल हो। या फिर ऑप्शनल भी ना हो ना, तो सेम वही चीज़ कर लीजिए कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दीजिए इसकी 5 पे, ये चला जाएगा। अगर मैं इसकी जगह पे वैल्यू भी नहीं देता ना, लेकिन आपको इसमें सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ता है। अगर आपको ये वाले ऑप्शनल यूज़ करने हैं ना, तो आपको सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ेगा। उसमें आपको नेम्ड पैरामीटर्स में आपको सीक्वेंस मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें बस उसका नेम डाल दीजिए और आपका आ जाएगा। ठीक है, ये भी चलेगा, आपका डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी ले लेगा ये। ठीक है, और इसी के साथ हमारा यहीं पर ही सीरीज़ खत्म होता है। और जो भी ये वाला कोड है, मैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के साथ पुश कर दूंगा आज गिटहब पे, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।